अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल 7 का पार्ट 2 है। और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने देखा था कि हमारा ये ओवरऑल सिस्टम ये था जिसको हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि वो PS2 क्लॉक और PS2 डाटा से इनपुट ले और जो भी स्कैन कोड आ रहा है उनको 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। और ये मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर की वर्किंग आपको एक्सप्लेन की। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस PS2 रिसीवर को डिज़ाइन करना है जो PS2 क्लॉक और PS2 डाटा से इनपुट है और हमें स्कैन कोड या 8 बिट का कोड यहाँ पे दे दे आउटपुट पे। लेकिन इसकी डिज़ाइन की तरफ आने से पहले मैं एक और चीज़, एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल या सर्किट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब नॉर्मली होता ये है कि जब आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं ना, तो या कोई भी अगर आपके पास FPGA बोर्ड पे पुश बटन अवेलेबल है, फ़र्ज़ करें आप, ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट गिवन है। नॉर्मली इस पर अगर 3.3 वोल्ट को आप लॉजिक 1 कंसिडर करें और जब ये बटन प्रेस होगा तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये अगर आउटपुट यहाँ पे FPGA पे कनेक्ट हो रही है तो अंडर नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे 1 आ रहा होगा इस आउटपुट पे, इस पिन पे, और जैसे ये बटन पे प्रेस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अंडर आइडियल कंडीशन होना क्या चाहिए, जब आप ने बटन प्रेस नहीं किया ये वाला, तो इस तरह आपके पास एक लॉजिक 1 का सिग्नल आना चाहिए, परमानेंट 1 जा रहा हो, और जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया आपके पास फ़ौरन 0 आ जाना चाहिए, इस तरह करके, जब तक बटन प्रेस है 0 रहे, और जैसे ही आपने बटन को रिलीज़ किया फिर दोबारा 1 हो जाना चाहिए। अगर आपने फिर बटन को रिलीज़ किया हुआ है, दोबारा बटन प्रेस किया है, तो दोबारा इसको फ़ौरन यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। तो आइडियली तो इस तरह होना चाहिए। लेकिन अब होता ये है कि एक्चुअली जब आप FPGA बोर्ड के ऊपर कोई भी बटन, पुश बटन या स्विच प्रेस करते हैं, जो पहले लॉजिक 1 दे रहा हो फिर स्विच प्रेस करने पे 0 दे रहा हो या इसके इन्वर्स भी इवन, तो वो परफेक्टली लॉजिक 1 या परफेक्टली लॉजिक 0 पे नहीं जाता। फ़र्ज़ करें अब इनिशियली ये वाला सिग्नल, ये अब एक सर्किट है, इसकी ये आउटपुट को ऑसिलोस्कोप पे कनेक्ट किया गया और इसको चेक किया गया, ये अब एक्चुअल आप कह लें फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन के रिज़ल्ट्स हैं। तो जब इस बटन को प्रेस किया गया तो ये प्रेस करने से पहले लॉजिक 1 पे था। जैसे ही यूज़र ने इस बटन को प्रेस किया तो इसको यहाँ पे लॉजिक 0 पे परमानेंट जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू मैकेनिकल स्विचिंग और सम नॉइज़ ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करता है। ये देखें, लॉजिक 1 था, जब बटन प्रेस नहीं किया परमानेंट लॉजिक 1 आ रहा था, जैसे ही बटन प्रेस किया फिर लॉजिक 0 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 0 पे गया, यहाँ पे काफ़ी सारी ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और फिर उसके कुछ देर बाद ये सेटल होके लॉजिक 0 पे जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ड्यू टू स्विचिंग, जब आप बटन के ऊपर स्विचिंग कर रहे हैं, उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो परफेक्टली 1 और 0 नहीं देता, वो उसके दरमियान में काफ़ी सारे हमारे पास, अगर आप इसको 1 0 की फॉर्म में देखें तो मल्टीपल 1s और 0s आ रहे हैं। अब अगर आप ये वाला सिग्नल फ़र्ज़ करें FPGA बोर्ड में अप्लाई कर दें, तो FPGA में तो हम 1 0 को ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो अब ये हमारे पास एक 1 और एक 0 नहीं है, बल्कि ज़्यादा सारे 1s हैं और ज़्यादा सारे 0s हैं। तो इस सिग्नल को रिसीव करके हमारा जो FPGA बोर्ड है वो रॉन्ग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। हमें लग रहा होगा कि हमारा सिग्नल बहुत नाइस एंड क्लीन है, वो इस तरह का सिग्नल आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पे ट्रांजिशन टाइम के अंदर उसमें काफ़ी सारे 1s और 0s आ चुके होंगे। तो इन काफ़ी सारे 1s और 0s की वजह से हमारा जो डिजिटल सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है हो सकता है उस तरह परफॉर्म ना करे जिस तरह हमारा उसको रिक्वायर्ड था। फ़र्ज़ करें आपने स्टेट मशीन डिज़ाइन की हुई थी, तो स्टेट मशीन पहले 1 को डिटेक्ट कर रही थी फिर 0 को, और अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट्स को चेंज कर रही थी। तो आपको पता है स्टेट मशीन में हर स्टेट पे डिफरेंट आउटपुट हो सकती है। तो यहाँ पे हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ पे एक 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये 1 था, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया। तो अब हर 0 और 1 को रिसीव करने के बाद हो सकता है स्टेट मशीन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर दे और हर स्टेट पे उसकी अपनी नई आउटपुट हो, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो एक 1 और एक 0 की फॉर्म में आनी थी,
वो इन मल्टीपल वंस और मल्टीपल ज़ीरोज़ को डिटेक्ट करने के बाद हमारा जो सर्किट है उस आउटपुट को प्रोड्यूस ना कर रहा हो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन किया जाए कि वो इस तरह की नॉइज़ी इनपुट ले और इसमें जो ये फ्लक्चुएशंस हैं, जो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इनको रिमूव करके हमें आउटपुट पे, अगर फ़र्ज़ करें यही उसको इनपुट पे दें तो आउटपुट पे इस तरह का सिग्नल हमें दे दें, और इन जो दरमियान में ये नॉइस आ रहा है या ग्लिचेस आ रही हैं, इसको सर्किट आगे ना जाने दें या इनको रिमूव कर दें। तो हम अब बेसिकली एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये नॉइज़ी इनपुट ले, फ़र्ज़ कर लें ये वो सारी इनपुट उस सर्किट में किसी बटन से आ रही है, और उस सर्किट की आउटपुट पे इस तरह हमारे पास एक क्लीन सिग्नल आना चाहिए। ट्रांजिशन टाइम के अंदर ये जो ग्लिचेस आ रही हैं या वंस और ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो इनको रिमूव करके हमें एक क्लीन आउटपुट प्रोवाइड कर दे। अब ये जो आउटपुट है ये हम आगे अपने FPG बोर्ड पर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्किट का काम भी होना चाहिए कि जो ड्यू टू स्विचिंग यहाँ पे जो ट्रांजिएंट के अंदर नॉइज़ 1 ज़ीरोज़ की फॉर्म में नॉइज़ आता है, या इसको डिबाउंसिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, इस डिबाउंसिंग इफ़ेक्ट को रिमूव करें और हमें आउटपुट पर एक क्लीन सिग्नल प्रोवाइड कर दे इस तरह का। अब यहाँ पे दरम्यान में कोई ये इस तरह के 1 और ज़ीरोज़ नहीं आ रहे। इस सर्किट को हम कहते हैं डिबाउंसर सर्किट डिज़ाइन। ओके, अब हम इस सर्किट की ज़रा, ये भी पहले से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये डिबाउंसर सर्किट है। अभी इसमें एक रीसेट टू क्लॉक टू डिफ़ॉल्ट इनपुट है। अब इसमें एक बटन इनपुट है। अब अज्यूम करें उस बटन पे इस तरह का सिग्नल आ रहा होगा, और एक बटन आउटपुट है जो कि हमारा क्लीन सिग्नल, एक परफेक्ट सिग्नल होगा 1 और 0 का। उसमें ये वाली कंडीशन डिबाउंसिंग वाली नहीं होनी चाहिए। अब इस सर्किट की लॉजिक क्या है? लॉजिक इसकी बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे एक टाइम फिक्स कर देंगे कि फ़र्ज़ करें जी 1 मिलीसेकंड। अगर मेरा जो ये सिग्नल है ये 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो अज्यूम करें कि वो नॉइज़ है, उसको आगे ना जाने दें। और अगर सिग्नल की वैल्यू 1 मिलीसेकंड या उससे ज़्यादा तक कांस्टेंट रह रही है, तो इट मीन्स कि अब उसमें से नॉइज़ रिमूव हो चुका है, तो अब आप उसको आगे ट्रांसफ़र होने दें। तो सर्किट की लॉजिक बहुत सिंपल है। आप इनपुट सिग्नल को मॉनिटर करें और उस पर कोई टाइम लगा दें, 1 मिलीसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड, आपकी मर्ज़ी का यूज़र डिफाइंड टाइम। फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल देने के लिए आपको 1 मिलीसेकंड कह रहा हूँ। अब सर्किट, इस डिबाउंसर सर्किट के अंदर क्या होगा कि अगर जो भी उसको इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, अगर आपने उसका टाइम 1 मिलीसेकंड रखा हुआ डिबाउंसिंग टाइम, तो अगर 1 मिलीसेकंड से पहले इनपुट सिग्नल अपनी वैल्यू को चेंज कर ले, 1 से 0 कर ले, 0 से 1 कर ले, तो वो सर्किट वो समझेगा कि यहाँ पर जो नॉइज़ आया है, अगर 1 मिलीसेकंड से ज़्यादा तक वो कांस्टेंट रहता है तब वो अपने इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर 1 मिलीसेकंड से पहले इनपुट अपनी वैल्यू चेंज कर देती है तो सर्किट इनपुट को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि जो पहले उसकी आउटपुट थी उसी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर इसकी ये वर्किंग एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट डिबाउंस टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीटर एंड डिबाउंस साइकिल। अब आपको पता है कि जो हमारा, हम जब टाइम कैलकुलेट करते हैं डिजिटल सिस्टम में, तो इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स, क्लॉक साइकिल्स कैलकुलेट करते हैं। एक क्लॉक साइकिल आपको पता है हमारे FPG बोर्ड पे 10 नैनोसेकंड के इक्वल है। अगर आप एन डिबाउंस साइकिल्स की वैल्यू 10 रख देंगे तो एक साइकिल हमारे पास 10 नैनोसेकंड का है, तो 10 डिबाउंस साइकिल हमारे पास हमें टाइम देंगे 100 नैनोसेकंड का। तो इन जेनेरिक फॉर्म में आप ये कहें कि जो हमारा टाइम है कि हम कितनी देर तक इनपुट सिग्नल को वेट करवाना चाह रहे हैं, वो है इस पैरामीटर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इफ़ द बटन इन सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर n dB साइकिल, अगर जो हमारा इनपुट बटन सिग्नल है वो इतने साइकिल्स तक कांस्टेंट रहे, देन ओनली इट इज़ कंसिडर्ड एज वैलिड इनपुट, तभी उसको समझा जाए कि वो वैलिड इनपुट है और उसको आउटपुट पर सर्किट उसको आउटपुट पर सेंड कर दे। इफ़ द बटन इन सिग्नल चेंजेज इट्स वैल्यू बिफोर, अगर वो इन साइकिल से पहले ही अपनी वैल्यू को चेंज कर दे, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉइस और ग्लिच
एंड दस इट्स वैल्यू इज़ नॉट ट्रांसफर टू आउटपुट एंड आउटपुट विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो फिर अगर वो इन साइकिल से पहले ही अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है तो सर्किट क्या समझेगा कि उस पर नॉइज़ आया था, तो वो उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये इसका कोड है। मैं आपको इसकी यहाँ पे वर्किंग शो कर देता हूँ। ये वाला, ये मैंने पैरामीटर डिफाइन किया एनडीबी साइकिल। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लॉक, रीसेट, बटन इनपुट और बटन आउटपुट। अब ये इनिशियली अगर रीसेट 1 होगा तो सारे इंटरमीडिएट वेरिएबल 0 होंगे। अब यहाँ पे असल में हमारी जो है ना मेन लॉजिक है, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली अपना जो भी यूज़र की इनपुट है बटन इन, उसको असाइन कर रहे हैं एक और वेरिएबल के अंदर, उसको कह रहे हैं बटन होल्ड। अब ये आप कह लें कि यूज़र ने अपनी जो भी इनपुट दी इनिशियली एट फर्स्ट टाइम इंस्टेंट, वो यहाँ पे आके सेव होगी बटन होल्ड के अंदर। अब अगर फर्स्ट करें यूज़र अपनी इनपुट को चेंज नहीं कर रहा है या बटन जो इनपुट सिग्नल था उसमें वेरिएशंस नहीं आ रही, तो बटन इन और बटन होल्ड ये दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। अगर बटन इन और बटन होल्ड दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हम काउंटर चला रहे हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तब काउंटर चलता रहेगा, ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। और अगर काउंटर की वैल्यू करते करते एन डी बी साइकिल्स -1 तक पहुंच गई है, फर्स्ट के अगर आपने यहाँ पे 10 रखा है तो यहाँ पे एन डी बी साइकिल -1, अगर काउंटर की वैल्यू 9 0 से 9 तक बेसिकली 10 साइकिल्स ही बनते हैं, तो अगर काउंटर की वैल्यू एन डी बी साइकिल -1 की इक्वल आ गई है, इट मीन्स के बटन इन इक्वल रहा बटन होल्ड के फॉर 10 क्लॉक साइकिल्स। तो इसका मतलब यह है कि वो बटन अपनी उसमें कोई इनपुट में ट्रांजिशंस नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, बटन इन को असाइन कर देंगे बटन टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, और इस बटन टेम्प को हमने आउटपुट पे सेंड कर दिया। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर बटन इन इक्वल रह रहा है बटन होल्ड के फॉर 10 क्लॉक साइकिल्स, तो इट मीन्स कि वो अब कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो हम उसको यहाँ से इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये इनपुट बटन किसी वजह से चेंज हो गया, तो वो अपने ओल्ड वैल्यू की, अगर फर्स्ट की ओल्ड वैल्यू उसकी 0 थी, वो चेंज हो के 1 पे चला गया, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं रहे। अब जैसे ये नॉन इक्वल होंगे तो हमारा काउंटर 0 हो जाएगा। काउंटर 0 होगा तो हमारा जो बटन इन है, जो नई वैल्यू आई है, वो दोबारा बटन होल्ड के अंदर अपलोड हो जाएगी। फिर दोबारा अगर फ़र्ज़ करें बटन काउंटर 0 से लेकर 5 तक चला, अभी तक 10 तक नहीं पहुंचा, अज्यूम करें बटन इनपुट फिर चेंज हो गया, तो फिर दोबारा जैसे ये नॉन इक्वल होंगे हमारी ये एल्स वाली कंडीशन लगेगी और काउंटर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो लूप है ये सिर्फ उस टाइम पे चलेगा इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू डिबाउंस साइकिल। अगर जो हमारा इनपुट बटन है वो डिबाउंस साइकिल्स जितने हमने सेट किए हुए हैं उन साइकिल्स तक कांस्टेंट रहता है, अपनी वैल्यू नहीं चेंज करता, तो फिर हमारा जो इनपुट बटन की वैल्यू है वो बटन टेम्प के अंदर लोड होगी, और बटन टेम्प हमारा आप कह लें इंटरमीडिएट वेरिएबल है, वही आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। अगर इन साइकिल से पहले बटन इनपुट अपनी वैल्यू चेंज कर देता है तो फिर ये एल्स वाली कंडीशन रन होगी और काउंटर 0 हो जाएगा। और जब तक ये बटन होल्ड के से अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा हमारा काउंटर 0 होता रहेगा। अगर बटन इन बटन होल्ड के इक्वल रहता है फॉर दीज स्पेसिफाइड डिबाउंस साइकिल्स, देन ओनली हमारे जो इनपुट बटन की वैल्यू है वो आउटपुट पर ट्रांसफ़र होगी। ओके, अब इसके हम टेस्ट बेंच की मदद से देखते हैं। ये देखें, ये वही है। अब इसमें सिमुलेशन के लिए मैंने जस्ट 4 साइकिल्स लिए हैं कि 4 साइकिल्स का मतलब ये है कि अगर मेरा जो इनपुट सिग्नल है वो 4 क्लॉक साइकिल्स तक कांस्टेंट रहता है तब वो इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। अगर वो 4 क्लॉक साइकिल से पहले अपनी वैल्यू को चेंज करता है तो वो ये समझा जाएगा कि वो एक नॉइज़ी सिग्नल था, उसको आउटपुट पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने डिबाउंस साइकिल लिया है 4 क्लॉक साइकिल्स और एक क्लॉक साइकिल है 10 नैनो सेकेंड का, तो मुझे पता है कि ये जो एक्चुअली टाइम मेरे पास है 40 नैनो सेकेंड। अगर 40 नैनो सेकेंड से पहले इनपुट सिग्नल चेंज होगा अपनी वैल्यू को, तो
उसको आउटपुट पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर इनपुट सिग्नल ने आउटपुट पर ट्रांसफ़र होना है तो उसको 40 नैनो सेकंड तक कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर वो 40 नैनो सेकंड तक कांस्टेंट रह रहा है तो इट मीन्स वो स्टेबल सिग्नल है, उसमें नॉइस नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने ये इनपुट डिफाइन किया है। यहाँ पे देखें ये बटन इन को 1 रखा है 37 नैनो सेकंड तक। फिर मैं इसको यहाँ पर 5 कर देता हूँ। 5 क्लॉक साइकिल्स का मतलब है कि 50 नैनो सेकंड तक अगर मेरा इनपुट सिग्नल अगर उसने आउटपुट पे जाना है तो उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर 50 नैनो सेकंड से पहले वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा तो वो समझा जाएगा कि वो नॉइज़ी है, तो फिर उसकी वैल्यू आउटपुट पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने ये बटन इनपुट की वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं। अब ये देखें ये 37 नैनो सेकंड तक ये 1 रह रहा है, फिर 43 नैनो सेकंड तक 0 रह रहा है, फिर 49 नैनो सेकंड तक 1 रह रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने जानबूझकर 50 नैनो सेकंड से कम ली हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखें इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर आगे बटन इनको 1 किया फॉर 91, फिर 0 को किया 87, फिर 103। तो ये अब ये सारी नॉन वैलिड इनपुट्स हैं। अब ये जो बटन इन इज इक्वल टू 1 है इसकी ड्यूरेशन 91 नैनो सेकेंड है और इस बटन इन की 0 इसकी ड्यूरेशन 87 नैनो सेकेंड। तो ये भी वैलिड इनपुट है, ये भी वैलिड है, क्योंकि इनकी जो ड्यूरेशन है कांस्टेंट रहने का वो 50 नैनो सेकंड से ज़्यादा है। और इसी तरह ये 103 इसका भी ज़्यादा है। अब हम इसको सिमुलेट करके पहले सिंथेसाइज करते हैं सर्किट को, फिर इसको सिमुलेट करते हैं। ओके, ये अभी सिमुलेट हो रहा है। तो ये मैंने इधर सिमुलेशन इसकी की हुई है। तो ये जो वैलिड इनपुट्स हैं जस्ट यही आउटपुट पर आनी चाहिए। ये भी आपको सिमुलेशन रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये फुल वेव की हमारी सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं। ये देखें अब ये हमारा बटन इन सिग्नल है, ये 1 रह रहा है, ये 0 है, ये 1 है और 0 है, लेकिन ये जो इसकी ड्यूरेशन है ये 50 नैनो सेकंड से पहले इसने वैल्यू चेंज कर ली, तो इसका ये बटन आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये देखें बटन 1 0, ये 1 0 1 0, आउटपुट 0 ही रह रही है, क्योंकि हमने 50 नैनो सेकंड का टाइम सेट किया हुआ है और ये 50 नैनो सेकंड से पहले अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो सर्किट ये समझ रहा है कि इसमें नॉइज़ है तो इसको आगे नहीं जाने दे रहा। अब ये वाला जो सिग्नल है थोड़ा सा बड़ा है, 50 नैनो सेकंड से इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। अब हमारा जो डिबाउंसर सर्किट जो हमने डिज़ाइन किया है इसको यहाँ से इनपुट से उठा के आउटपुट पर ले जाता है। फिर आगे ये जो 0 रह रहा है ये भी 50 नैनो सेकंड से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये भी ट्रांसफ़र हो गया। और फिर अगर आप इसको देखें इसकी ड्यूरेशन 50 नैनो सेकंड से कम है, ये बटन इन के ऊपर, तो इसको भी हमारा डिबाउंसर सर्किट आउटपुट पर नहीं जाने दे रहा, आउटपुट 0 है। ये भी इसकी भी ड्यूरेशन 50 नैनो सेकंड से 0 है, तो ये भी नहीं आ रहा। अब आगे फिर ये बटन इनपुट ये 50 नैनो सेकंड से ज़्यादा तक बन रहा, तब ये हमारी इनपुट से आउटपुट की तरफ चला गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिबाउंसर सर्किट है वो इनपुट सिग्नल को आउटपुट पर सिर्फ उस टाइम पर भेजेगा जब तक वो एन डिबाउंस साइकिल्स तक कांस्टेंट ना रहे। तो इन्हीं वेव फॉर्म को आगे जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये हो गया। इसकी मैं सिमुलेशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे वही सिमुलेशंस को रिपीट किया। अब ये देखें ये जो सिग्नल है यहाँ तक ये वाला, ये बटन इनपुट ये
तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इनकी ड्यूरेशन 1 या 0 का ड्यूरेशन 50 नैनो सेकंड से कम है, जिसकी वजह से सर्किट इनको रिमूव कर रहा है, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन इसका ड्यूरेशन 50 नैनो सेकंड से ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ से आउटपुट पे चला गया। इसी तरह ये वाला जो है, ये भी ग्लिचेस हैं, इनको आउटपुट पे नहीं आने दे रहा, और ये हमारे पास 150 नैनो सेकंड से ज़्यादा है, तो ये आउटपुट पे आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सर्किट का फ़ायदा ये है, जस्ट हम ये यहाँ एंड डिबाउंस साइकिल, ये एक पैरामीटर को चेंज करके अपनी मर्ज़ी से जो नॉइज़ी सिग्नल्स हैं उनको इस सर्किट से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये सर्किट पे इनपुट सिग्नल को आउटपुट पर सिर्फ उस टाइम पर उस वक्त ही जाने देगा जब इनपुट सिग्नल हमारा इतने साइकिल्स तक कांस्टेंट रहे। अगर इनपुट सिग्नल इन साइकिल से पहले चेंज हो जाए तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको आउटपुट पर नहीं जाने देगा। तो अब अज्यूम करें कि ये जो मैंने सिग्नल आपको शो किया है, अगर आप यही एग्जैक्टली सेम सिग्नल इस सर्किट को इनपुट पे दे दें, और ये टाइम आप फ़र्ज़ कर लें जी 100 माइक्रो सेकेंड या 200 माइक्रो सेकेंड का ये टाइम रखा हुआ है एंड डिबाउंस साइकिल्स को एडजस्ट करके, तो जब आप उसको उस सर्किट को ये इनपुट देंगे तो यहाँ पे 1 है, परमानेंट 1 है, वो 100 माइक्रो सेकेंड से अगर ये इस 1 की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो ये 1 आउटपुट पे चला जाएगा। जैसे ही 1 फिर 0 में हुआ, फिर 0 से 1 में हुआ, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो सर्किट में जो एंड डिबाउंस साइकिल्स हैं उन तक काउंटर नहीं पहुँचेगा, और ये इनका कोई इफेक्ट आउटपुट पर नहीं आएगा। आउटपुट हमारी परमानेंट 1 पे ही रहेगी, और फिर उसके बाद जब ये वो परमानेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर आउटपुट परमानेंट 0 होगी। तो हमारे ये दरमियान वाली कंडीशंस हैं, ये तेज़ी से चेंज होने की वजह से हमारा जो ये सर्किट का जो काउंटर है ये वाला, वो हर दफ़ा जब ये चेंज होंगी काउंटर 0 हो जाएगा। तो काउंटर अगर काउंटर की वैल्यू एंड डिबाउंस साइकिल्स तक पहुंचती है तब भी इनपुट सिग्नल आउटपुट पर ट्रांसफ़र होगा। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि हमारा इनपुट सिग्नल की वैल्यू आउटपुट पर सिर्फ उस टाइम पर ट्रांसफ़र होगी जब तक इनपुट सिग्नल इतने साइकिल्स के लिए कांस्टेंट ना रहे। अगर इनपुट सिग्नल इतने साइकिल से पहले अपनी वैल्यू चेंज करेगा तो वो आउटपुट पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये था जी हमारा डिबाउंसर सर्किट, उसका डिज़ाइन और उसकी सिमुलेशन। तो इस डिबाउंसर सर्किट को भी हम अपना जो कीबोर्ड का PS2 रिसीवर है उसमें यूज़ करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी PS2 की जो ये मेन ये है, अब इसका डिज़ाइन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।